बहुत बढ़िया सतेंद्र जी। हाँ, ये विरला मामला है आज के समय में। आजकल तो यह कि वो आती रही जाती रही, हम उनसे इतवार समझ बैठे, वो आती जाती रही, हम उनसे प्यार समझ बैठे, एक दिन नहीं आई हम इतवार समझ बैठे। आजकल का प्यार तो ये सब है। और दादा ने तो अद्भुत आदमी है जो अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते हैं। तो अब मैं उस व्यक्ति की सतेंद्र जी के लिए इतना ही बोलना चाहता हूँ कि साथे रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, साथे रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। अब उस शख्स को बुलाना चाहता हूँ जो बंगाल की धरती से होते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहा और जाके नफासत के शहर, नज़ाकत के शहर लखनऊ में पहुँच गया। पहले वो बंगाल में रहता था, तो एक बार मुझसे बोला, श्यामदा की दोस्त हमको भी कुछ मंच पर सिखाओ, मैं भी कुछ शायरी वायरी बोलना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि दोस्त है कुछ सिखा दें इसको, कुछ मंच पे मन की इच्छा है जैसे सतेंद्र जी ने प्रकट की, कर लेगा, कुछ तो जिंदगी में कर ही लेगा, और कुछ नहीं होगा तो कोई तो बन ही जाएगा। तो ये सब जो वो लोग हैं जो हर क्षेत्र में फेल हो जाते हैं वो कवि बन जाते हैं, हम लोगों की यही स्थिति है। तो मैंने श्यामदा को सिखाया कि न गिला करता हूँ न शिकवा करता हूँ, राजेंद्र साहब, न गिला करता हूँ न शिकवा करता हूँ, तुम सलामत रहो यही दुआ करता हूँ। बना लिया आदमी। 2-4 दिन बाद इसी तरह की महफिल बनी और श्यामदा ने कहा कि अब मेरा नंबर आ गया, मैं जाऊँ। मैंने कहा जाओ, बहुत अच्छी बात है। बोला जाऊँ, मैं जाऊँ। अब उसने जो साहब उस शायरी की जो बनाई बात वो आप तक पहुंच जाए, आपके दिल के कोने तक कहीं पहुंच जाए, तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। श्यामदा स्टेज पर आए, बोले ना गीला करता है ना सूखा करता है, तुम सलामत रहो यही दुआ करता है। तो ऐसे कवि हमारे बीच हैं, हास्य के बहुत बड़े, देश के बड़े कवि हमारे बीच श्यामदा है। भाई तू फोटोग्राफी की कुछ भी ले ले, वो निगेटिव भी आएगी, चिंता मत कर, मेरे लिए काम आएगी। हाँ अच्छा, चाय वाला, भाई चाय वाला तो पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाएगा, इसको कैसे हटवा सकता हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं। चाय वाले को कोई नहीं हटा सकता इसे। तो सब बंगाल की अद्भुत कथा है। एक बार एक मेरे मित्र है मिस्टर चटर्जी, वो एक बार चंडीगढ़ गए सरदार जी के घर के पास और उनकी गाड़ी खराब हो गई। तो उसमें एक फार्म हाउस है, उसमें फार्म हाउस में खटखटाया तो एक मैडम निकली, बहुत सुंदर सी, हाँ वैसी सुंदर मैडम निकली। तो सरदार वो चटर्जी साहब बोले कि देखिए मैडम मुझे रात में रहना है। अच्छा, मेरे बैंक थोड़े बारीक होते हैं, कभी कभी आपको सप्ताह बाद महीने बाद समझ में आते हैं, और रात को 12 बजे जब भांसते हैं तो लुगाई फूकती है, यार अभी तक कुछ ठीक, अचानक क्या हो गया। तो इसलिए अभी तालियां वालियां बजा लीजिएगा, अभी हंस लीजिएगा, अभी आनंद ले लीजिए। तो चटर्जी साहब मैडम का दरवाजा खटखटाया, मैडम निकली, बोली क्या दिक्कत है। बोले दे दो, देखो रात के 12 बज गए हैं, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे आपके घर में रहने दीजिए, आपके फार्म हाउस में। बोले मैं तो अकेले रहती हूँ, आप कैसे रहे। बोले चिंता का कोई बात नहीं है, हम हाई कोर्ट का वकील है, डरने का कोई बात नहीं। अब वो मैडम उसको भीतर ले गई। भीतर एक बड़ा सारा मकान था। फिर वही प्रश्न, मैडम बोली एक मकान है, आप कैसे रहेंगे, मैं कैसे रहूंगी। बोला चिंता का कोई बात नहीं है, हम हाईकोर्ट का वकील है, डरने का कोई बात नहीं। फिर मकान के अंदर एक कमरा था, बड़ा सारा हॉल है, एक कमरा। फिर वकील साहब ने वही प्रश्न किया, फिर मैडम ने वही प्रश्न किया, वकील साहब ने वही उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, हम हाईकोर्ट का वकील है। और उस कमरे में एक ही बेड। फिर वही सवाल, फिर वकील साहब का उत्तर कि चिंता का कोई बात नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है, हम हाईकोर्ट का वकील है। अब रात को दोनों सो गए। आदरणीय राजेंद्र जी, नवीन जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कोई धार्मिक सीन नहीं हुआ। सुबह वकील साहब उठे, देखा फार्म हाउस में 25 मुर्गे हैं, 15 मुर्गियां हैं। अब वकील साहब ने मैडम से प्रश्न किया, बोला मैडम एक बात समझ में नहीं आता है, 25 तो मुर्गा है, 15 तो मुर्गी है, कुछ समझ में नहीं आता है, रेशियो मिलता नहीं है। बोले सुन, इस 25 मुर्गों में 15 तो काम के हैं, बात बाकी हाईकोर्ट के वकील हैं। तो ऐसे बंगाली लोगों के साथ हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बिहार में जरूर दारू बंद है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं सर, हमारे बंगाल में भी कोई दारू नहीं पीता है। कोई बता सकता है इसका आंसर?
बंगाल में एक आदमी भी दारू पीता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि बंगाल में दारू खाई जाती है, पी नहीं जाती। तो उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जो हास्य का बहुत बड़ा कवि है और देश विदेश में जाता है। विदेश में इसलिए जाता है कि इसको देश में काम नहीं मिलता है, देश में मुझे काम मिलता है तो मैं देश में आता हूँ। विदेश में इनकी कोई भाषा नहीं समझता, जो बोलता है जो बोलते हैं उसमें तालियां बज जाती हैं। देश के लोग को सारी भाषा समझते हैं, इसलिए इन लोगों को देश में कम और विदेशों में ज़्यादा काम मिलता है। कि मनुष्यता का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया, मनुष्यता का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया, पराई पीर का प्याला हमें पीना नहीं आया। मनुष्यता का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया, पराई पीर का प्याला हमें पीना नहीं आया। भाषण देते हैं बहुत मगर हम आदमी बनकर अभी हमें जीना नहीं आया। वहां से इस संदेश को पूरे देश में ले जा रहे हैं आदरणीय श्यामल मजूमदार जी। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। आदरणीय श्यामल मजूमदार। माँ कामाख्या की इस पावन माटी को नमन करता हूँ। मंच पे विराजमान देश के स्वनामधन कविजनों को नमन करता हूँ और आज के सुंदर प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी सुधीजनों के माथे पर हिंदी काव्य का चंदन करता हूँ। आदरणीय निदेशक महोदय, जो कभी हमने सुना कि वो हरियाणा से हैं, वो भी पानीपत से। मैंने पानीपत में जो आर्य डिग्री कॉलेज है सर, मैं वहाँ भी काव्य पाठ किया है। मैंने कई बार 3-4 बार मैं वहाँ जाने का मौका मिला। उतनी दूर आपसे मुलाकात नहीं, लेकिन आपसे आज यहाँ मुलाकात हो गई है बहुत। और प्रसाद साहब और जैन साहब, तमाम जितने लोग हैं, और विशेष रूप से जो मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। छोटी छोटी बेटियों को प्रणाम करता हूँ। मेरे परिचय में मेरे विद्वान मित्र ने बहुत कुछ कहा। मेरी बांग्ला भाषा के रूप में मैं क्या जानता हूँ और हिंदी कितनी जानता हूँ। निश्चित रूप से हिंदी में सीखने की प्रक्रिया में हूँ। मैं एक छोटा सा साधारण उत्साही छात्र हूँ। अपनी उत्तर पुस्तिका आप सबके सम्मुख रखूंगा। अगर आपको लगे कि 5-10% मुझे भी देना चाहिए तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेश कीजिएगा। मेरी भाषा से आपको पता लग रहा है, मैं मूल रूप से बांग्ला भाषी हिंदी सेवक हूँ। राजभाषा पास के इस पावन अवसर पर मैं अपनी बांग्ला माँ की ओर से हिंदी माँ को सत नमन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, समझो वही साहित्य के रखवाले मिलेंगे। समझो वही साहित्य के रखवाले मिलेंगे। आप सभी को श्यामल मजूमदार का प्यार भरा नमस्कार। पहली बार आया हूँ, लगभग हम लोग अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहे हैं। मैंने आज किसी से कहा कि ऐसे सुंदर जगह पर मैं पहुंचा हुआ हूँ। निश्चित रूप से हमारे कभी पूर्वज यहाँ पे भी आए नहीं थे, लेकिन आज ये माँ कामाख्या का ये आदेश है उनका, और हमारे करण भाई जिन्होंने यहाँ हमें आमंत्रित किया। आप जैसे सुधी श्रोताओं के बीच में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। व्यंग्य का रचनाकार हूँ और तहजीब और नजाकत के शहर लखनऊ में रहता हूँ। आप लोग भी लखनऊ से रूबरू रखते हैं। निश्चित रूप से आप लखनऊ जाते होंगे। खूबसूरत सा शहर, छोटा सा शहर प्रदेश का, और प्रदेश की राजधानी है हमारी लखनऊ। मैं अपनी 4 पंक्तियां देकर अपनी परीक्षा कराऊंगा। अगर मैं उसमें सफल हो गया तो मैं आगे की पंक्तियां पढ़ूंगा। 4 पंक्तियां सुनिए और संभाले कि धूप निकली थी कल, अब गलन हो गई। क्या बात, बहुत बढ़िया। धूप निकली थी कल, अब गलन हो गई। धूप भी आजकल बदचलन हो गई। क्या बात। धूप निकली थी कल। अगर तालियां बजाना हो तो बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजाइए। आरंभ करता हूं। कि धूप निकली थी कल, अब गलन हो गई। धूप भी आजकल बदचलन हो गई। और मेघ बरसा करे झील पर आजकल। जहां प्राचुर्य है वहीं बरसा। कि धूप निकली थी कल, अब गलन हो गई। धूप भी आजकल बदचलन हो गई। और मेघ बरसा करे झील पर आजकल। प्यासी धरती से उनको जलन हो गई। धूप निकली थी कल, अब गलन हो गई। धूप भी आजकल
क्या बात चैलेंज है, होगी। मुझे लगा कि आपका उत्साह मुझे मिल रहा है, क्योंकि अभी तक तो पत्नियों के बारे में आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी वार्तालाप कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और बॉस के बारे में भी उन्होंने कहा, लेकिन बॉस तो बॉस ही होता है, अगर थोड़ी सी भी टूटी तन जाए तो अगले की तो हालत खराब हो जाती है। जहाँ तक मैं भी एक सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, इसलिए बॉस की बात को जानता हूँ। वैसे लखनऊ में बॉस के बारे में बड़ा हम लोग जो है बड़े आराम से बातचीत क्या करते हैं कि एक सज्जन गए, न खास एक जगह है सर जहाँ पुरानी चीजें और ये पक्षियाँ मिलती हैं, वो वहाँ पहुँचा। बोल भाई ऐसा करो कि एक बढ़िया हमें तोता दे दो। कितने का होगा? बोले 50,000 का है। बोले 50,000 का तोता? बोला हाँ साहब, ये टाइपिंग करता है, ये स्टेनोग्राफी भी करता है। बोले नहीं ऐसा है, तुम मुझे और थोड़ा अच्छा दिखाओ। और जब अच्छा दिखाया उसने तो बोला ये 1 लाख का है। बोले इसमें क्या करामात है? बोले कंप्यूटर भी जानता है, तमाम लेटर ड्राफ्टिंग कर लेता है, सब कुछ काम कर लेता है, तो 1 लाख है। बोला इससे भी अच्छा दिखाओ। तो उसने काकातुआ टाइप का बड़े वाला जो है वाला एक जो है बहुत बढ़िया सा तोता प्रस्तुत किया। बोला ये इसकी कीमत क्या है? बहुत खूबसूरत है। बोले इसकी कीमत 2,000 है, 2 लाख रुपए है। बोले क्यों, इतनी कीमत क्यों? बोले ये बॉस है। क्यों? बोले ये कोई क्या काम करता है नहीं पता हमें, लेकिन लोग इसे बॉस कहते हैं। अरे आप विपिन गुप्ता जी को इशारा नहीं कर रहे डी साहब? नहीं मैंने कुछ कहा, और मेरी कोई बातें यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ के लिए कतई नहीं है। ऐसा पेमेंट रुक जाएगा, ऐसा पेमेंट रुक जाएगा। नहीं पेमेंट तो मैं आया हुआ हूँ भैया, है ना, पेमेंट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आपके घर जाके 20 दिन ठहर लूंगा, मैं तो पूरा कर दूंगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ वाले हम लोग तहजीब साहब के घर घुसेंगे और बड़े तहजीब से निकल जाएंगे। बढ़िया, तालियां बजाइए एक बार जोरदार। तहजीब और नजाकत का शहर आप खुल कर खोलिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हर सुबह सब कुछ सुनाऊंगा आपको। हमारे लखनऊ में एक से एक नामचीन शायर हुए। नूर साहब कहा करते थे कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं। लेकिन मैं हास्य व्यंग का रचनाकार, मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं, यहाँ तक कि मेरी पत्नी मुझे सीरियसली नहीं लेती। ये तो हमारे सिंह साहब ने कहा उनकी पत्नी बहुत सीरियसली उनको लेती हैं, इसलिए इनकी गृहस्थी चल रही है। पत्नी देखिए वो खाई जा रही है, भूसी जा रही है, पर जोरदार तालियां भाभी को बजाइए, है ना भाई, ऐसे ही बना रहे। ये सीख से हमको अनुकरण करने की कोशिश कर रही है कि मैं अपने घर में भी पत्नी को समझाऊंगा तो पत्नियां ऐसे रहती हैं। तालियां बजाइए इनके सम्मान में। आइए, तो मैं कह रहा था कि खाटी लखनवी अंदाज क्या होता है, इसमें आपको मैं एक गजल के कुछ मतलब अब सुना रहा हूं, सुनिए। स्वागत। इस सियासत में अंधी कमाई न होती, अगर यहाँ सियासत के कोई हो तो मुझे माफी चाहता हूं, मुझे सकुशल लखनऊ तक जाना है। सुनिए कि सियासत में अंधी कमाई न होती तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती। वाह वाह कह रहे हैं, लेकिन अगली पंक्ति को सुनिए कि सियासत में अंधी कमाई न होती तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती, अगर कुत्ता उनका गटर में न गिरता तो सीवर की जल्दी सफाई न होती। बढ़िया बढ़िया, तालियां बजाए, जोरदार तालियां बजाए, ऐसे नहीं झूठ जाए। 36 घंटे की यात्रा करके आया हूँ आपके बीच। सियासत में अंधी कमाई न होती तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती, अगर कुत्ता उनका गटर में न गिरता तो सीवर की जल्दी सफाई न होती। और ट्रैफिक पुलिसमैन तो मर जाता भूखों, हम उनको टोकते जरूर है, कोसते जरूर है, लेकिन अब उनकी मजबूरियां देखिए कि ट्रैफिक पुलिसमैन तो मर जाता भूखों जो नाके पे ड्यूटी लगाई न होती। क्या और अगली पंक्ति पर मैंने देखिएगा कि जो पड़ोसन के घर में कनेक्शन न होता, बढ़िया भाई, जो पड़ोसन के घर में कनेक्शन न होता, करण जैन ने कटिया फसाई न होती। भाई बहुत सुंदर, बहुत महंगी चल रही है। यहाँ बेटियां बैठी हुई, छोटी छोटी बेटियां। मैडम एक छोटी सी बिटिया लगभग उसकी उम्र 7 साल हो गई, मेरे सामने आई। मैंने उससे पूछा बिटिया तुम्हारी इतनी जल्दी सगाई क्यों हो गई? वो मेरे तरफ अवाक दृष्टि से देखने लगी। तभी उसके पिताजी मेरे सामने आए। मैंने उनसे यही प्रश्न दोहराया, जो दर्द, जो व्यथा, जो वेदना उस पिता के चेहरे से परिलक्षित हुई। 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, उस पिता का दर्द, पूर्वांचल
पूर्वांचल की वो बेटी निर्भया जिसका नाम था, दिल्ली की सड़क पर 5.5 घंटे तक तड़पती रही, कोई देखने वाला नहीं था। तब कहना चाहता हूँ कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे ना होते, जो गलियों में लुच्चे लफंगे ना होते, यूं कच्ची उम्र में सगाई ना होती। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कौन नहीं चाहता बेटियों को पाले। छोटी सी बिटिया बैठी हुई है लाल शर्ट में। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती हैं, निहित इनमें है दावानल ये अंतस से धड़कती हैं। क्या बात, क्या बात। चाहती हैं उड़े नभ में, न हो बंधन कहीं पग में, चले हर पल सदा निश्चल, बहे अविरल रहे निर्मल, धरा की ये विरल थाती, दिए के संग जले बाती, ये जलती है क्षमा बनकर, ये जलकर भी महकती है। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती है, निहित इनमें है दावानल ये अंतस से धड़कती है। धरा का रूप धरती हैं। आप अपनी बिटिया से जुड़िए, नहीं तो पड़ोस की बिटिया से जुड़िए, देश की किसी बिटिया से जुड़िए, मेरी इस कविता से जुड़िए। कि धरा का रूप धरती है, ये तन में प्राण भरती है अंकुर में निहित सृष्टि, जहां उपवन तहां वृष्टि, ये जीवन की है संवाहक, ये ममता की है विभावक, जो कोई दुख इन्हें पहुंचे ये गिरकर भी संभलती हैं। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत तब कहना चाहता हूँ कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, यूं कच्ची उम्र में सगाई न होती, और पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, किसानों ने फांसी लगाई न होती। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बुंदेलखंड और विदर्भ की बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, किसानों ने फांसी लगाई न होती, और वैसी दरिंदे जो पाले न जाते, निठारी की घटना भी आई न होती। निठारी की घटना भी आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर 33% अंक मुझे मिल गए हो तो आप एक बार अपने दोनों हाथ उठाकर बताइए कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए। मैं पास हो गया हूँ, मैं साधारण छात्र रहा हूं अपने जीवन में। मैं 50% अंक लेके जाना चाहता हूं आपके आदेश पर। आइए कुछ और पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। हमारे बारे में आदरणीय करण जी ने बहुत कुछ कहा। एक बार एक सज्जन इनके पास आए, बोले करण जी ऐसा है कि मेरे बच्चे का कल जो है संस्कृत का पेपर है, आप कुछ श्लोक है उसके अनुवाद उसे बता दीजिए, उसको आ नहीं रहा है, कल सवेरे ही पेपर है। तो बोले भाई मेरे पास आप क्यों आए, मैं तो हाथ सवेर का कवि हूँ और वकील हूँ, मैं क्या जानूँ संस्कृत के बारे में। बोले नहीं आप कुछ तो जानते होंगे। खैर मोहल्ले की बात थी, उन्होंने पास में बुलाया। बोले क्या जानना चाहते हो बेटा। तो बोला कि अंकल जी देखिए ये 3 लिखे हैं श्लोक। तो पहला श्लोक इन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इन्होंने अनुवाद किया सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे हुआ लेकिन कोई सुखी नहीं पाया गया। बढ़िया 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 बढ़िया। दूसरा श्लोक आया तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मां तुम सो, मैं ज्योति के साथ जा रहा हूं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जाना तो मनुष्य। मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। इन्होंने अनुवाद क्या सुंदर अनुवाद किया, देखिए आनंद आ जाएगा इनको, लगेगा कोई पढ़ा लिखा आदमी अनुवाद किया है। क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। बढ़िया बढ़िया। देवो न जाना, देवता भी नहीं जानते। कुतो मनुष्य, मनुष्य तो कुत्ता है। बढ़िया। तालियां बजाइए तो तालियां। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक सज्जन और आए, एक सज्जन और आए इनके पास, बोले ऐसा है भाई करण जी हमारे 2 बच्चे हुए हैं, उनका नामकरण कर दिया। यार गजब का मोहल्ला है भाई साहब, मैं कोई पंडित थोड़े ना हो कि पंजिका देख कर बताऊंगा इनका नाम है। बोले नहीं नहीं आप नाम रख दीजिए। खैर मोहल्ले की बात थी। बोले लेकिन एक शर्त है, हमारे नामों के बीच में धर होता है, आप धर रखिएगा। बोले कोई बात नहीं, चलो मैं कवि के नाम शुरू करता हूँ। एक का नाम रखो चक्रधर, बोले ये है। बोले एक का नाम रखो बंसीधर, बोले ये है। बोले एक का नाम रखो धनुर्धर, बोले ये है। बोले एक का नाम रखो गगनधर, बोले ये है। बोले एक का नाम रखो धरणीधर, बोले ये है। बोले ये सब नाम है, तो फिर रखो एक का नाम रखो विषधर, बोले ये भी है। तो बोले देखो एक काम करो, तुम एक का नाम रखो इधर, दूसरे का नाम रखो उधर। बढ़िया 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 बढ़िया। बच्चे तुम्हारे हैं, बच्चे कितने? बोले 8 बच्चे हैं। फिर अपना नाम रखो सुधार। बढ़िया बढ़िया।
के हिमालय और ओज के समंदर समय की थोड़ी सी हाँ समय मैं रखूंगा भाई साहब, मैं तो बिल्कुल समय से ही तो आया हूँ, छत्तीसगढ़ तक यात्रा करके आया हूँ, समय का मैं ध्यान रखूंगा। हाँ आइए एक छोटी सी रचना पढ़ के मैं विश्राम लूंगा, है ना। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और एक रचना आपको सुनाता हूँ। आदरणीय गुप्ता साहब की तरफ नजर जा रहा है तो उनके खूबसूरत जूतों पर भी मेरा नजर जा रहा है, उतार चुके हैं सर। तो जूते पर ही केवल कविता हो जाए, एक छोटी सी कविता मैं जूते पर का बहुत चर्चित कविता है, मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। कल मैं आगरे के पास से गुजर रहा था, कल मैं आगरे के पास से गुजर रहा था जहां शताब्दी के प्रारंभ का एक अभूतपूर्व सम्मेलन चल रहा था। चारों तरफ भयंकर भीड़ थी, पंडाल में घुसना अत्यंत टेढ़ी खीर थी। बड़े जद्दोजहद के बाद मैं घुस पाया अंदर, घुसते ही किसी ने कहा आ गए मस्तकर अंदर। अंदर का दृश्य था अत्यंत विचित्र, ढेर सारे फोटोग्राफर खींचे थे रंगीन चित्र। विशाल मंच पर तन कर खड़ा था एक 10 नंबरी जूता, विशाल मंच पर तन कर खड़ा था एक 10 नंबरी जूता। कह रहा था आज कोई भी मसला नहीं होगा जूता। साथियों तन कर खड़े हो जाइए, अपने अपने मसले का बात सुनाइए, पर रहे ध्यान इतना अनुभूति मौलिक होनी चाहिए, वक्तव्य पारदर्शी होना चाहिए। हम जूतों को हवा पानी नहीं अपनी ठोस जमीन चाहिए। लहरा कर गांधी आश्रम का जूता आया, लहरा कर गांधी आश्रम का जूता आया। आते ही इतिहास के साथ चिल्लाया, बोले बंधुवर मैं राजनेताओं के कदम चूमता हूँ, सुबह शाम टाइट सिक्योरिटी में घूमता हूँ, लोकतांत्रिक परिवेश में साफ सुथरे वेश में जहां भी मैं जाता हूँ पूरी तरह छा जाता हूँ, शायद इसीलिए जूता श्री कहलाता हूँ। चुनाव से पहले अक्सर मेरे आका जन प्रतिनिधि कहलाते हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा जन साहब। चुनाव से पहले अक्सर मेरे आका जन प्रतिनिधि कहलाते हैं, जन जन के प्रति पूर्ण समर्पण भाव दिखाते हैं, किंतु चुनाव जीतते ही जन निधि के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात। थोड़ी शालीनता के साथ लिबर्टी बाटा का जूता आया, अपने साथ भीनी भीनी खुशबू भी लाया। बोले फ्रेंड्स, बड़ा सोफिस्टिकेटेड था, बोला फ्रेंड्स मैं उच्च प्रशासनिक चरणों का जूता हूँ, गरीबी भुखमरी जैसी महामारी से मैं आज भी अछूता हूँ। सारे देश को प्रशासनिक ताने बाने और नियम कानून के धागे में मैं ही पिरोता हूँ, इसलिए खुद सुख चैन की नींद सोता हूँ। क्या बात, क्या बात। थोड़ी हड़बड़ी में चौड़े आकार का जूता आया, प्रतीक पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ी हड़बड़ी में चौड़े आकार का जूता आया, बोला साईं क्या हाल है, देश का बहुत बुरा हाल है, देसी उद्योग धंधों का बहुत खस्ता हाल है। अरे स्वदेशी की हवा निकल चुकी है, विदेशी की ताल है, अपनी ढपली है, उनकी ताल है, पर कोई बात नहीं, एक ही हाथ मारूंगा, पूरा मुनाफा एक ही बार में टकारूंगा। तभी जीर्ण शीर्ण फटेहाल से जूता आया, तभी जीर्ण शीर्ण फटेहाल से जूता आया। उसको देखते ही उद्घोषक जोर से चिल्लाया, अरे भाई ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। अचानक उद्घोषक से माइक अपने हाथ में लेकर फटेहाल जूता चिल्लाया, बोला साथियों मैं जूता हूँ गरीब का, अभाव से जिसका रिश्ता है करीब का, मेरा मालिक बहाता है खून पसीना, जिसको देख कर चौड़ा हो जाता है मेरा सीना। जाड़ा गर्मी या बरसात मेरा मालिक हमेशा मुझे रखता साथ साथ। मैं बड़ी बड़ी कोठियों में सस्ता नहीं, मैं बड़ी बड़ी कोठियों में सस्ता नहीं। जयललिता के वार्डरोब में 10,000 जूते थे। मैं बड़ी बड़ी कोठियों में सस्ता नहीं, मेहनत कश इंसान के दिल में बसता हूँ, इसलिए मेहनत कश इंसान को तहे दिल से सजदा करता हूँ। अब आप ही बताओ, अब आप ही बताओ, जब हर जूता वीआईपी का जूता बनना चाहेगा, क्या आम आदमी नंगे पांव भी मर जाएगा। सहसा बज उठा राष्ट्रगान, अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ। सहसा बज उठा राष्ट्रगान, कदम से कदम मिलाते वतन के जाबाज सिपाहियों की बूटों की आवाज से गूंज उठा आसमान। हर एक बूट का मस्तक था गर्व से तना, सर से लेकर पांव तक था खून से सना। हर एक बूट का मस्तक था गर्व से तना, सर से लेकर पांव तक था खून से सना। तभी उनका कमांडर आगे आया, वंदे मातरम का जय घोष लगाया, फिर बोला साथियों इन बूटों ने वतन की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। एक एक बूट ने दुश्मन के 100 बूटों को मार गिराया है, एक एक बूट ने दुश्मन के 100 बूटों को मार गिराया है, तब कहीं जाकर महाकाल इन्हें अपनी आगोश में ले पाया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस परंपरा को इन बूटों के बेटे आगे बढ़ाएंगे, अब इस परंपरा को इन बूटों के बेटे आगे बढ़ाएंगे। नन्हे बूट
बड़े होकर फिर से वतन के काम आएंगे। क्या बात, क्या बात। अब इस परंपरा को इन बूटों के बेटे आगे बढ़ाएंगे। नन्हे बूट बड़े होकर फिर से वतन के काम आएंगे। इसलिए ऐ मेरे देश के 140 करोड़ लोगों, आप चैन की बंसी बजाओ और भरपूर सुख भोगो, क्योंकि जब तक भारत में सैनिक का एक भी बूट रहेगा, भारत का नक्शा दुनिया में हरदम अटूट रहेगा। भारत का नक्शा दुनिया में हरदम अटूट रहेगा। भारत का नक्शा दुनिया में हरदम अटूट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शानदार कविता पाठ किया।